आप हम अधिकतर अखबारों में पढ़ते हैं कि इंदौर को 2050 के हिसाब से तैयार किया जा रहा है और उसी के हिसाब से नर्मदा लाइन, नर्मदा का पानी, सीवरेज लाइन ये सब डाली जा रही है। लेकिन आपने मुझसे एक बार कहा था कि सीवरेज लाइन भी जिस तरीके से डलनी चाहिए थी, जो नियम होने चाहिए थे उसके अनुसार नहीं डल रही है। तो वास्तव में ये सीवरेज का जो आप बताते हैं, तो ये वास्तव में सीवरेज घोटाला है क्या? सीवरेज के लिए भारत सरकार ने इंदौर नगर निगम को अनुदान दिया और मध्य प्रदेश शासन ने भी अनुदान दिया। इसके पहले, सबसे पहले खान नदी में शुद्ध पानी बहे तो विजय चंद जब राजस्व आयुक्त थे इंदौर के, उस समय ब्रिटिश किसी एजेंसी ने, एनजीओ ने पैसा दिया था और उस समय बड़े बड़े पाइपलाइन बीच में खान नदी में बिछाए गए थे। उनको छोड़ करके और फिर से सीवरेज उनका उपयोग नहीं किया, वैसे ही रहने दिए और सीवरेज लाइन के लिए नई लाइन नागार्जुन और सिंप्लेक्स से डलवाई। उन लाइन में ये उन्होंने लाइन ठीक डाली या नहीं डाली इसका कोई प्रमाण नहीं है। बहुत सी तो 25 फीट तक घेरी गई है, कोई 20 फीट घेरी गई है, कोई 15 फीट घेरी गई है, तो जांच की नहीं जा सकती। बाद में इन्होंने 100 करोड़ रुपए का बजट बनाया कि सीवरेज लाइन जो अनइवन डाली गई है, जिसके कारण जो गंदगी वो बहती नहीं है, रुक जाती है, और वो 100 करोड़ रुपया जो खर्च कर रहे हैं नागार्जुन और सिंप्लेक्स से वसूल करेंगे। परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सुधारने का काम करने के बजाय इन्होंने फर्जी दस्तावेज बना करके वो पैसा जो खुद ही अपवंचित कर लिया। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि रामानियन ब्रदर्स को 16 करोड़ रुपए का काम देना बताया और उसका लास्ट पेमेंट 9 मार्च 2021 को कर दिया। उसके एक महीने बाद कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने टेंडर बुलाने की स्वीकृति दी और उसके 2 महीने बाद कार्यादेश देने की स्वीकृति दी और पेमेंट 16 करोड़ रुपए रामानी ब्रदर्स को देना बता करके और नगर निगम के जनधन का अपवंचन किया। ये उसके दस्तावेज मेरे पास हैं। परंतु इससे ये लगता है कि सीवरेज लाइन में और ड्रेनेज लाइन में बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। और वो भ्रष्टाचार इसलिए अनवरत है कि जहाँ जहाँ नगर निगम के कर्मचारी जो निगरानी करने वाले अधिकारी हैं, उसमें अधिकांश को गवर्नमेंट से या कहीं से डिपुटेशन पर लिया गया है। जिनको 1 साल से ज़्यादा डिपुटेशन पर नहीं रख सकते वो 20 साल रह गए हैं, जिनको 3 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते वो 15 साल से है। तो वो डिपुटेशन पर हैं, उनको कोई मतलब नहीं इस बात से डिपुटेशन कंटिन्यू रहे, उनको अवैध धन मिले, उसके लिए वो अवैध धन संग्रहित करते हैं और उसके लिए फर्जी बिल बनाते हैं। सीवरेज लाइन में कम से कम 50% जिनाइन काम हुआ है, वो 50% फर्जीवाड़ा है। और इसीलिए जो अभी निकला जिसमें कि अभी 5-7 चालान आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए, वो उसका एक खाली 5% अंश है। यदि मनीष सिंह के कार्यकाल से लेकर के आज प्रतिभा पाल का ट्रांसफर हुआ तब तक का ही देखें तो 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के फर्जी बिल्स हैं, जिनको ठेकेदार को कुछ दे करके वो बाकी अधिकारियों ने उसका अपवंचन किया है। सर, ये जो बीच में हमने देखा था कि इंदौर में इन सीवरेज लाइनों को साफ करने के लिए भी बड़ी बड़ी मशीनें आई थी, और ये मशीनों का क्या रहता है, मतलब ये मशीनों का भी टेंडर निकाले और उस टेंडर्स में उन्होंने जो इस तरह की मशीनें सप्लाई करने का अनुभव जिसे है उसको टेंडर्स देना बताया। बड़ौदा की एक प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, उसकी नाम से यानी उसको किसी दूसरी फर्म जिसने कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम किया था उसको साथ लेकर के
उसके 7 टेंडर उससे दिया और उसके बाद में उससे मशीनें ले ली। प्रतिभा पाल आई थी, जब उसको इस घपले का मालूम पड़ा तो प्रोपराइटर बड़ौदा में रहता है, उसका एजेंट जो है जब नेहरू स्टेचू के पास में जो बिल्डिंग बनी है प्रेसिडेंट टावर, वो प्रेसिडेंट टावर के एक कमरे में उसका ऑफिस है एक कर्मचारी का, और वो मशीनें उनसे ली गई और मशीन लेने के अतिरिक्त जो सेंक्शन नहीं था कि उन 5 साल तक मेंटेन करने के 10 करोड़ रुपया और देना तय किया। और ये सब मालूम पड़ने पर प्रतिभा पाल ने पहले तो सब रोक दी, मशीनें भानगढ़ इनका डिपो है उसमें पड़ी रही। आरटीओ ऑफिस के उसके नंबर भी थे क्योंकि चक थी, मशीनें सीवरेज लाइन साफ करना थी। और उसके बाद में धीरे से अपना रिश्वत का पैसा दे करके और नगर निगम में उसे काम में लेना चालू कर दिया। सर इस पर मतलब इस जो ये पूरा मामला जो आपने बताया, इस पे अभी तक कोई जांच हुई है या नहीं हुई है? नहीं, इसकी दोनों की जांच, सीवरेज लाइन में जो घोटाला किया या अपंचन किया या जो फर्जी दस्तावेज बना करके और करोड़ों रुपए का अवैध धन संग्रहित किया, उसकी जांच भी लोकायुक्त कर रहा है और प्राथमिकी दर्ज है। और ये जो मशीनें हैं जो सीवरेज लाइन साफ करने के लिए जो बुलाई गई थी, उनकी भी जांच लोकायुक्त कर रहा है और उसकी भी प्राथमिकी दर्ज है। परंतु लोकायुक्त एजेंसी में सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि वर्षों से यहाँ पर डीएसपी लेवल के लोग जमे हुए हैं और उनको जांच में धीरे धीरे करने से, वर्षों तक जांच चलाने से मंथली या अवैध प्रतिफल मिलता है, इसलिए तेजी से नहीं करते। पुलिस क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में यदि 90 दिन तक यदि पुलिस चालान पेश नहीं करे आरोप पत्र तक, तो जमानत हो जाती है। यहाँ तो 90 दिन की वहाँ तो लिमिट है, यहाँ तो 9 साल तक जांच करते रहते हैं और आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं करते। और इसीलिए लोकायुक्त एजेंसी का और मध्य प्रदेश राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का ये है कि यदि उनके यहाँ जांच है और प्राथमिकी दर्ज है या एफआईआर दर्ज है, तो ऑफिसर्स को यदि अधिकारी चाहे तो सस्पेंड करे या लूप लाइन में डाले। परंतु ये भी नहीं होता क्योंकि सभी इस तरह के केस जो रजिस्टर्ड हैं और जांच चल रही है, वो सब लोग काम कर रहे हैं और जो अपराध वो जिन अपराधों की जांच है उसी तरह से वो अपराध कंटिन्यू करते हैं और अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और इसके लिए लोकायुक्त एजेंसी और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि अपराधीगण है। सर अगर इसमें जैसे कार्रवाई होती है तो प्रथम दृष्टया अपराधी कौन कौन है और उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर कार्रवाई होती तो उनको क्या सजा का प्रावधान होगा? सीवरेज लाइन का जहाँ तक सवाल है, मनीष सिंह, प्रतिभा पाल, डॉक्टर पवन कुमार शर्मिला जो नगर प्रशासक थे, संदीप सोनी जो अपर कमिश्नर थे, उसके पहले देवेंद्र सिंह जो कि अपर कमिश्नर थे, और मनीष सिंह, सब काम उसके द्वारा ही करवाते थे। और जब उसका रिटायरमेंट हो गया तो उसको एक्सटेंशन दिलाते रहे जब तक मनीष सिंह रहे, और मनीष सिंह के जाने के बाद भी उसको एक्सटेंशन दिलाते रहे। तो इसके अलावा सबसे सीवरेज लाइन में जो सबसे बड़ा यानी कि मास्टर माइंड है या सबसे बड़ा अपराधी है वो सुनील गुप्ता जो इंजीनियर कार्यपालन यंत्री है। इसके अलावा उसका जो मुख्यालय का स्टाफ है वो है। और सीवरेज लाइन में जो रहे, हरभजन सिंह से लेकर के ज्ञानेंद्र सिंह जादव रहे, ये इंदौर विकास प्राधिकरण में जो चला गया कमल सिंह है, ये सब यदि इनके यहाँ खाली इन अधिकारियों जो सीवरेज लाइन से संबंधित अधिकारी या इंजीनियर्स हैं उनके यहाँ यदि जांच की जाए या आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो वाले शिकायत के बाद यदि छापा डालते तो हर एक यहाँ करोड़ों का धन मिल जाता। परंतु वो भी न तो मध्य प्रदेश राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो वाले करते हैं न लोकायुक्त वाले करते हैं। खाली ट्रेप के केस में तो छापा डालने के बाद में सब देखते हैं,
और इसके अलावा यदि इस तरह की गंभीर जांच हो या एफआईआर भी दर्ज हो तो छापे डाल करके वो ये नहीं देखते कि पैसा बरामद करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है सर। और अगर सर इसमें जैसे अगर जांच हो जाती तो सजा का क्या प्रावधान है, मतलब कितनी सजा होनी चाहिए? यदि जांच होती है तो ये भी एक विचित्र बात है। विचित्र बात ये है कि लोकायुक्त तो आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस रजिस्टर करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि जब तक गवर्नमेंट की सैंक्शन नहीं होती कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की, तब तक आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं होता। तो बहुत से आरोप पत्र सैंक्शन के लिए 10-10 साल से पड़े हैं, वो सैंक्शन नहीं होती। और दूसरा ये है कि वो ये कोशिश नहीं करते कि दो तरह का, यदि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सैंक्शन की जरूरत है, परंतु यदि किसी ने फर्जी दस्तावेज बना करके नगर निगम का पैसा या का वंचन किया है तो वो 409 ये व्यक्तिगत अपराध है, पद से संबंधित अपराध नहीं होते। पद से तो अवैध लाभ दिया जाता है, परंतु यदि आपने फर्जी दस्तावेज बनाने में आप शामिल हैं, आपने उसका उपयोग किया है, तो उसके लिए सैंक्शन की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 420 बस उसमें होता इतना है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मजिस्ट्रेट के पावर्स विशेष न्यायालय को जो एडीजे लेवल का होता है, उस दूसरा जो सेशन ट्रायल के केस हैं, क्योंकि ये सेशन ट्रायलेबल केस है, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ आप कुछ आरोप पत्र प्रस्तुत करना है और वो सेशन को कमिट कर देगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये वो कार्रवाई नहीं करते कि ये ठीक है, नहीं आता प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सैंक्शन, तो ये जो व्यक्तिगत अपराध हैं इसका तो आरोप पत्र पेश किया जा सकता है, परंतु वो नहीं करते। यही सबसे बड़ी कमी है। वो इसलिए बस नगर निगम में जो करोड़ों रुपए के फर्जी बिल हर महीने बनते हैं, यानी कोई भी सरकारी कार्यक्रम हो, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कोई नेता का कार्यक्रम हो, तो ये सब के सब नगर निगम में फर्जी बिल डाल करके पेमेंट उनके नगर निगम से हो जाते हैं। और उसको वो जो करोड़ रुपए साल खर्च होता है, यदि उज्जैन में कार्यक्रम है तो गमले किराए से लेकर के नगर निगम भेजेगी, 10 ट्रक यदि 25 ट्रक भर के भेजे हैं तो 10 ट्रक में भेजेगी, बाकी 15 ट्रक के फर्जी बिल बना लेगी। और इस तरह से कितना भी कोई भी कार्यक्रम हो उसमें नगर निगम को कह दिया जाता है कि तुम खर्च करो, और वो फर्जी दस्तावेज बना करके खर्च करते हैं। और इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है कि नगर निगम का कितना जनधन इस तरह से वेस्ट किया जाता है या वंचित किया जाता है, या लोगों को मोबिलाइज करने के लिए खर्च किया जाता है, या लोग अन्य दूसरे सरकारी कार्यक्रम में पैसा सरकार नहीं दे सकती, मंजूर करने में तकलीफ है, तो नगर निगम से फर्जी दस्तावेज बना करवा दिया जाता है। तो ये सबके लिए इंदौर में लोग दान तो देते हैं, करोड़ रुपया दान देते हैं, जन सहयोग से काम होते हैं, परंतु वो ये नहीं देखते कि पैसे का सदुपयोग हुआ है कि इसमें कितना पैसा लोग अपवंचित कर गए हैं फर्जी दस्तावेज बनाकर। तो और पहले की ये था कि विरोधी दल अच्छे विजिलेंट नेता थे, अब ये है कि सभी जमीनों के धंधे में लगे हैं, किसी न किसी भूमाफिया से सब बंधे हुए हैं, किसी न किसी बिल्डर्स माफिया से बंधे हुए हैं, किसी शिक्षा माफिया से बंधे हुए हैं। और इस कारण से इंदौर में नेतृत्व जो है, जो वास्तव में एक नेता होना चाहिए, वो नहीं है, और जनता सामने नहीं आती। एक तरीका था कि कॉन्स्टिट्यूशन में वार्ड कमेटी का प्रावधान है। उस वार्ड कमेटी में जिसे आप जोनल कहते हैं, तो उसमें हर वार्ड कमेटी में पार्षद तो होंगे ही, इसके अलावा 2 विशिष्ट नागरिक उस एरिया के लिए जाएंगे। तो यदि इंदौर में यदि 22 वार्ड हैं तो 44 विशिष्ट नागरिक हर वार्ड कमेटी के मेंबर होते, तो वो थोड़ा बहुत इस पर ध्यान देते, बताते कि यहाँ ये नहीं करना चाहिए, सलाह देते हैं, करप्शन को थोड़ा तो रोका जाता। परंतु वो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट 96 का है, आज तक वार्ड कमेटी में जो जनता के 2 लोग लेना चाहिए नहीं लिए जाते। इवन इंदौर नगर निगम परिषद में 6 लोग का प्रावधान है एल्डरमैन के नाम से, नहीं लिए जाते। और इसका कारण ये है कि बाहर का आया, वो कोई ईमानदार आ गया
तो ये धंधा बंद हो जाए। ठीक है सर, निश्चित तौर पे आपने ये जो पूरा सीवरेज, एक तरीके से सीवरेज घोटाले के बारे में जो जानकारी दी, ड्रेनेज घोटाले के बारे में जानकारी दी, इससे जिम्मेदारों की नींद हो सकता है कि खुल जाए और जो जनता का पैसा वो बर्बाद होने से बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।